हाँ जी, बच्चा पार्टी। आई एम जितेंद्र के आर शुक्ला। माई इनिशियल इज JRK। एंड हम लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा है, जैसा कि बच्चों मैंने अपने एक वीडियो में तो आप लोगों से बोला था कि जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती चली जाएगी, हमारे जो फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाएगी। जैसे हमने रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीट किया, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट किया, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, फिर फ्रिक्शन पढ़ा। उसके बाद हम वर्क एनर्जी पावर पर आए और वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब इसमें एक बच्चों के क्वेश्चन जैसे माइंड में ये रहता है कि एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन तो बहुत पहले दिया हुआ है, हम यहाँ पे लास्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि सर्कुलर मोशन को जब आप पढ़ोगे तो उसमें हमें इन सारे चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको पहले पढ़ाते तो बार बार ये बोलना पड़ता है कि देखो जब लॉज ऑफ मोशन आएगा तो ये करोगे, जब वर्क एनर्जी पावर आएगा तो ये करोगे, तो वो थोड़ा उतना क्लियरिटी नहीं देता। दूसरा, सर्कुलर मोशन जब हम स्टडी करेंगे तो इसके दो पार्ट होंगे। दो पार्ट में कौन कौन से, एक होगा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और एक होगा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये काइनेमेटिक्स वाला क्या चक्कर है, जब रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट हुआ था तो वहां पर बात की गई थी, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन ऑफ द पार्टिकल विदाउट टेकिंग कॉज ऑफ मोशन। यानी हमें काइनेमेटिक्स में अगर कोई पार्टिकल ये बोला जाएगा कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे कि किसने उसको सर्कुलर मोशन कराया, वो कौन सा फोर्स है जो इसको घुमा रहा है। हम ये नहीं सोचेंगे और ना ही ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन जैसे ही ये बताया जाने लग जाए कि इसमें ये फोर्स लगाया तो इतना आर घूमा, वो फोर्स लगाया तो ऐसे घूमा, तो वो हो जाता है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब दूसरी चीज, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हर चैप्टर में इसका एंट्री होगा। आगे जब रोटेशनल मोशन आएगा ना, तो अगर सर्कुलर मोशन वीक है तो रोटेशनल समझ में नहीं आएगा, जिसके बारे में बच्चे बोलते हैं कि ये बहुत टफ है। तो इस चैप्टर के बेसिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, विदाउट बेसिक्स आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखते हैं इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे कोरिलेट करने की कोशिश की है। ये लिखा है रेक्टिलिनियर मोशन। इस रेक्टिलिनियर मोशन में हम पढ़ते थे पोजीशन, और पोजीशन को लिखने के लिए जैसे डेल्टा आर यूज करते हैं, वो इसको तो डिस्प्लेसमेंट में यूज करेंगे। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का सिंपल लिखते हैं यहाँ पे आर, ऐसे लिखते थे। अब वही एंगुलर पोजीशन यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा से। देखिए एक नया वर्ड आया, यहाँ पे लिखा है पोजीशन। पोजीशन यहाँ पर भी आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैंने सिर्फ एक नया नाम डाला हुआ है, एंगुलर पोजीशन। इसी टाइप से देखो हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे तो उसको लिखते थे डेल्टा आर। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा डेल्टा थीटा से। और एक अलग चीज आएगी कि जब मैं डी थीटा लिखूंगा तो वेक्टर का साइन लगाऊंगा, डेल्टा थीटा में नहीं लगाया। ये आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। बट ये देखो कि कुछ नई फिजिक्स आने वाली नहीं है। पार्टिकल अगर सीधा सीधा चलता है तो वो रेक्टिलिनियर हो जाता है, जब वो घूमने लगता है तो वो सर्कुलर हो जाता है। यानी एंगुलर पोजीशन एक वर्ड आएगा। यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते थे तो मैंने इसको वी से लिखा था। यहाँ पर भी हम वेलोसिटी पढ़ेंगे बट उसका नाम होगा एंगुलर। तो फिर क्या होगा, एक नया सिंबल लाना पड़ेगा। तो एक सिंबल हम लोग लेकर आएंगे और इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा। अभी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। इसी टाइप से हम स्पीड पढ़ते थे तो वी से लिखते थे। यहाँ पर एंगुलर स्पीड आएगी तो ओमेगा लिखेंगे, वेक्टर साइन यूज नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन को यहाँ पर ए से लिखा था और एंगुलर एक्सेलरेशन को यहाँ पर अल्फा से लिखेंगे। अब अपने माइंड को ओपन करो, जो जो कॉन्सेप्ट हमने पोजीशन निकालने में यूज किए थे, जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकालने में किए थे, क्या किए थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ भी करेंगे। बोलने में क्या बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ फाइनल पोजीशन, यहाँ पर बोलूंगा फाइनल एंगुलर पोजीशन, इनिशियल एंगुलर पोजीशन। यहाँ पर जैसे बोला गया है वेलोसिटी, तो एंगुलर पोजीशन को जब टाइम के रिस्पेक्ट में लोगे तो वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। यानी एक नई चीज है कि रेक्टिलिनियर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वन बाय वन। उसमें एक नया वर्ड आएगा एंगुलर। तो जो चीज हम लीनियरली ऑब्जर्व करते थे रेफरेंस फ्रेम की हेल्प से, यहाँ पर भी वही करेंगे, रेफरेंस फ्रेम भी लेंगे बट ऑब्जर्वेशन इस बार लीनियर नहीं, एंगुलर होगा, यानी एंगल के बेस पर होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अच्छे से समझ लो, कुछ नया होने नहीं जा रहा है। बेसिक्स वही है, आइडिया वही है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का क्राइटेरिया हमारा चेंज होगा। अब जैसे
हम वन बाय वन चलेंगे। यहाँ पर हम पोजीशन पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा एंगुलर पोजीशन। अब अगले वाले बोर्ड पे देखो कि एंगुलर पोजीशन समझोगे कैसे। जैसे मान लो मैंने अपना पहला टॉपिक लिया एंगुलर पोजीशन, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और ये देखने में बहुत इजी लग रहा है कि सर ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, पर इसमें जो चीजें मैं बताऊंगा उनको बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ये कि एंगुलर पोजीशन हम निकालते कैसे। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं ये मान लूं कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है P, अब मुझे इसको ऑब्जर्व करना है। तो काइनेमेटिक्स में अगर मैं बोलूं कि ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो एक बच्चा बोलेगा सर 1000 किलोमीटर है, एक बोलेगा 2 सेंटीमीटर है, एक बोलेगा 1 किलोमीटर है, यानी कई सारे आंसर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब तक कि हमें ये ना पता हो कि सर ये जो P वाला डिस्टेंस है हम ले कहाँ से रहे हैं, मीन्स रेफरेंस पॉइंट कौन है, कौन सा इसका रेफरेंस है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये रेफरेंस पॉइंट है O। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको बोला रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल, आरपी मतलब रेफरेंस पॉइंट। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे मुझे क्या मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा दूं ऐसे, तो ये एक लाइन दिखाई दे रही है। अब ये लाइन क्या बता रही है? ये सिर्फ पोजीशन बता रही है जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, पर हमारा टारगेट क्या है? एंगुलर पोजीशन। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि अगर मैं रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ूं तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए काफी है। एक वो जिसको हमें ऑब्जर्व करना है यानी टारगेट पॉइंट, दूसरा वो जहां से हमें लेना है यानी रेफरेंस पॉइंट, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट है एंगुलर पोजीशन निकालना। तो एक नई चीज यहाँ पर और इंट्रोड्यूस की जाएगी ऐसे। अगर ये पॉइंट मेरा O है तो मैं इसको लिखूंगा A। अब ये जो लाइन है इसको बोला जाएगा रेफरेंस लाइन, ये है रेफरेंस लाइन। समझ गए? यानी अगर मैं यहाँ से देखूं इस लाइन ने कितना एंगल बनाया, तो मैंने यहाँ लिखा थीटा। अब ये जो थीटा निकल के आया यही आया एंगुलर पोजीशन। हमने क्या सीखा कि इफ यू आर लुकिंग टू फाइंड द एंगुलर पोजीशन देन वी नीड 2 थिंग्स। नंबर 1 रेफरेंस पॉइंट, नंबर 2 रेफरेंस लाइन। विदाउट रेफरेंस लाइन यू कांट कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन। तो अब रेक्टिलिनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस आया? रेक्टिलिनियर मोशन में we need only a reference point, but in the case of circular motion we need 2 things. One is reference point जहां से आप देखोगे, और दूसरा है रेफरेंस लाइन, क्योंकि विदाउट रेफरेंस लाइन हम एंगल नहीं बना सकते। तो ये चीज हमारे समझ में आ गई कि एंगुलर पोजीशन ये थीटा होगा। अब मान लो कि मैं इसको और समझना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना देता हूँ, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। और ये ध्यान रखना कुछ बच्चे जल्दबाजी में जो लेक्चर अपलोड करता हूँ उसको स्किप कर देते हैं, नहीं करना है, पेशेंटली सुनना है, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जैसे ये PQRS है, एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर एक P पॉइंट है। अब मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि बेटा ये बताओ फाइंड, क्या फाइंड करना है? एंगुलर पोजीशन। अभी ये लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब ये छोटी छोटी बातें हमें आने लगती है ना, तो बड़े क्वेश्चंस में ये बेसिक ही काम आते हैं और बहुत अच्छी क्लैरिटी बढ़ती है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड एंगुलर पोजीशन बताइए, किसका? Q का बताइए, R का बताइए और S का बताइए। मैं इतना पूछता हूँ, पर ये क्वेश्चन अभी अधूरा है। अब मुझे यहाँ आपको क्या देना पड़ेगा? उसमें ये लिख के बताना पड़ेगा विथ RP, यानी जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो मैं P लूंगा ऐसे, और साथ में ये बताना पड़ेगा कि रेफरेंस लाइन कौन सा है, तो विथ RL यानी रेफरेंस लाइन, और वो मैं बोल रहा हूँ PQ। ये है पूरा क्वेश्चन, यानी हर पॉइंट का एंगुलर पोजीशन निकालना है, जिसमें P पॉइंट हमारा होगा रेफरेंस पॉइंट, और क्वेश्चन ने दिया है कि PQ होगा रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन जानना बहुत जरूरी है, इसके बगैर नहीं बता सकते। अब देखिए मैंने क्या समझाया था कि सपोज मैं Q पॉइंट पे एंगुलर पोजीशन जानना चाहता हूं, तो पहले मैं Q पे पहुंचूंगा। तो मेरा पहला काम होगा P और Q को आपस में ज्वाइन करा देना। ये देखिए डॉटेड लाइन से मैंने लाइन बनाई, मैंने ज्वाइन करा दिया। अब ये क्या निकला? पोजीशन। मुझे जाननी है एंगुलर पोजीशन, हु विल डिसाइड? रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन भी इसके ठीक नीचे है, यानी ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब चेक करो इन दोनों लाइनों में एंगल कितना है, तो हमारा आंसर आएगा 0 डिग्री।
तो क्यू पॉइंट का पी रेफरेंस पॉइंट पर पी क्यू रेफरेंस लाइन पर एंगुलर पोजीशन आ गई 0। अब मान लो मुझे क्यू का निकालना है, तो पहला रूल क्या है कि जिस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन जानना चाहते हो उसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाइए। ये हमने देखिए एक लाइन बना दी। फिर इसमें ये कहा जाएगा कि अब आप जो रेफरेंस लाइन दिया है वहां से एंगल मेजर करिए। तो रेफरेंस लाइन है पी क्यू, में ऐसे गया और मैंने ये एंगल बनाया। अब अगर मैं मान लो कि ये वाली साइड ए दे दूं और ये वाली साइड ए दे दूं, तो आप देख सकते हो कि ये एंगल तो 90 होगा, है ना। तो टेन थीटा अगर यूज करूं तो परपेंडिकुलर ए है और बेस भी हमारा ए है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका एंगुलर पोजीशन 45 डिग्री होगा। बट वो एंगुलर पोजीशन होगा कहाँ से? पी क्यू से। देखिए, फिजिक्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम कुछ नहीं कर सकते। सर्कुलर मोशन में बस एक चीज और नहीं आती जा रही है, रेफरेंस लाइन। तो आर का पोजीशन 45 डिग्री होगा। पूरा आंसर क्या है? तब होगा 40 जब P हो रेफरेंस पॉइंट और PQ हो रेफरेंस लाइन। इसी टाइप से अब मैं जानना चाहता हूं कि S का पोजीशन क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे इसको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन खींचना होगा। ये लाइन मैंने खींच दिया। ये लाइन हमें क्या समझा रही है? पोजीशन वेक्टर, ओनली पोजीशन। पर मुझे तो इसका एंगुलर पोजीशन बताना है। कहाँ से बताना है? PQ से बताना है। तो PQ से पूरा रोटेट होते आइए, साफ दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर हो गया 90 डिग्री। अब ये रेफरेंस लाइन का क्या इंपॉर्टेंट है? मान लो इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता, रेफरेंस लाइन आपसे बोलता नहीं, रेफरेंस लाइन है पी आर। यही तो क्वेश्चन में होने वाला है, आगे जब क्वेश्चंस करोगे यही होगा। अब मैंने पी आर रेफरेंस लाइन दे दिया, तो पी आर लाइन, अब बताओ इसका क्यू का पोजीशन क्या होगा। देखिए, अगर मैं इसका रेफरेंस लाइन चेंज कर दूं और ये बोलूं कि जो ये पी क्यू, ये आर है, ये पी है, अब आप इसको रेफरेंस लाइन लीजिए और एंगुलर पोजीशन फिर से बताइए, एस का, आर का और क्यू का, सभी का बताना है। रेफरेंस पॉइंट हमें पी ही रखना है, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है पी, ये हमारा पी है। बोलो क्या क्या होगा। अब अगर हम लोग फिर ध्यान से देखें तो पी पॉइंट से हम चलेंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मुझे क्यू का बताना है, तो क्यू से लाइन ज्वाइन कराओगे ये वाली, ये पोजीशन बताएगी। एंगुलर पोजीशन लेना होगा यहाँ से। दो चीजें हो गई, एक तो एंगल का डायरेक्शन बदला। जो एंगल पहले एंटी क्लॉकवाइज हम ले रहे थे, अब वो हम क्लॉकवाइज लेने लगे। आगे मैं बताऊंगा कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में हम जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, अब हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। अब देखिए, क्यू का एंगुलर पोजीशन जो पहले हमने 0 निकाला था, अब वो कितना आ गया? वो आ गया 45 डिग्री। बट कहाँ से आया? पी रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस लाइन है पी आर, बदल गया। अब इसी टाइप से अगर मैं आर का पूछूंगा, आप बोलोगे 0 है। और मैं अगर एस का पूछूं तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर देखिए ये वाला एंगल देख लो, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, इन एंगल्स में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इसलिए अभी से सीख लो। देखो ये वाला एंगल अगर देखोगे तो कैसा आया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब मैंने इस एंगल को लिया तो ये देखो आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ मुझे पूरा लिखना होगा क्लॉकवाइज 45। और यहाँ पे जब मैं आर पे जाऊंगा तो आर तो 0 है, बट जब मैं एस पर जाऊंगा तो एंगल फिर से 45 होगा, बट डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टाइप से पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन आप डिसाइड करोगे। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब देखते हैं इसी का एग्जांपल, और जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाता और डिस्कस करेंगे। अब इसका एग्जांपल नंबर 2 देखो कि एंगुलर पोजीशन को कैसे कैसे निकलवाएंगे ये लोग आगे जाके। अब देखो इसमें बच्चे लोग, ये अगली पोजीशन पे जाने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों को याद दिला दूं। ये सब बच्चे 10th में पढ़ के आते हैं। 1, यहाँ पर एक 2 और ये एक 3। इन बेसिक्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है इस सर्कुलर मोशन में। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये हमारा डायमीटर है, इसको यहाँ पर ये डायमीटर है, ठीक। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ कहीं पर भी, ऐसे देखना, ये एंगल बनाया, मैंने इधर लिख दिया। फिर एक लाइन बनाई डायमीटर के दूसरे एंड पर, एक एंगल। अब देखना, एक मैं सिचुएशन और बनाऊंगा यहाँ पे, अभी बताऊंगा मैं ये क्यों बना रहा हूँ इतनी सारी डायग्राम। और ये मान लो सेंटर है,
यहाँ से लाइन, फिर एक यहाँ से लाइन। अब ये लाइनें क्यों बना रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। ये एक यहाँ से लाइन, फिर एक यहाँ से लाइन। अब देखो ये जो मैंने पूरा बनाया इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये हमारा सेंटर है तो ये एंगल होगा 90। अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाओगे तो जब भी एंगल्स हम बनाते हैं डायमीटर से दोनों कॉर्नर से सेंटर पे तो वो 90 होता है। इसी टाइप से अगर मैं बोलता हूँ कि ये सेंटर है और ये मेरा कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर अगर एक बच्चे ने एंगल थीटा निकाला है और वो अगर इसके लेफ्ट साइड से यहाँ पर एंगल निकालना चाहता है तो ये 10th में पढ़ के आए हो, ये θ/2 होगा। इस सर्कल की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे माइंड में होनी चाहिए कि टेंजेंट के साथ जब एंगल बनता है तो वो 90 होता है। अब दूसरा, जैसे यहाँ पर देखो अगर ये सेंटर है तो सेंटर से जब ये वाला एंगल बनाओगे तो ये एंगल अगर थीटा आएगा तो ये वाला एंगल हमारा θ/2 होता है। ये 3 प्रॉपर्टी का सर्कुलर मोशन में यूज होगा। पहला, और अच्छे से पता है कि सेंटर से अगर मैंने सरकमफ्रेंस पर ये एंगल बनाया अगर ये थीटा आता है तो इसके दूसरे वाले साइड से θ/2 है। यहाँ सेंटर से मैंने पॉइंट ए बी पर एंगल अगर मैं थीटा बनाऊंगा उन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं सरकमफ्रेंस से लेके जाऊं तो वो θ/2 आता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लूँ और ऐसे करके बना दूं कि ये देखोगे आगे जाके स्लाइडर के क्वेश्चन जब करोगे तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अब देखो मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया, ये बना दिया पॉइंट पी। यहाँ पर बोला ये जो हाफ सेमी सर्कल है इसका पॉइंट है ए, और यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, और इस हेमीस्फीयर का रेडियस भी आर है। ये मेरा पॉइंट ओ है और ये मेरा पॉइंट ए है। अब मैं अगर इसमें से एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ फाइंड एंगुलर पोजीशन, क्या बताना है, एंगुलर पोजीशन ऑफ पी। लेकिन इसमें आरपी किसको लेना है ये दिया जाएगा, ओ दिया नहीं जाएगा। आगे क्वेश्चंस में हम इसका बहुत अच्छा यूज करने वाले हैं, और ये ध्यान रखना मैंने इसका रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट लेना है ओ, और साथ में जो इसका आर एल है यानी रेफरेंस लाइन जो मुझे दिया जाएगा वो है सपोज ओ ए, और मुझे इस पार्टिकल पी का एंगुलर पोजीशन बताना है। तो जो पीछे हम डिस्कस करके आए हैं, आप जितने बच्चे इसको देख रहे हो वो अच्छे से समझ गए होंगे सर कि सबसे पहले हम पी ओ पर जाएंगे, दोनों को ज्वाइन कराता हुआ लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऑलरेडी बनी हुई है, ये मुझे पोजीशन बताएगी। फिर हम रेफरेंस लाइन पर जाएंगे जो ओ से लेकर ए की तरफ जा रही है। फिर हम यहाँ से एंगल बनाना शुरू करेंगे जिसका डायरेक्शन जो मुझे मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और दूसरा ये वाला अगर जो थीटा है वो मेरा एंगुलर पोजीशन होगा। अब इतना हमने कर लिया, लेकिन हमें तो आंसर बताना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर मैं सेंटर से, जो सर्कल का सेंटर है और टेंजेंट जहाँ पे टच किया, इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन ड्रॉ करूं तो सर्किल के प्रॉपर्टी से मुझे पता चल जाएगा ये एंगल 90 है, और ये चीज मैंने यहाँ पे समझाई हुई है। अब जब ये सारी चीजें पता हो गई तो अब देख लो ट्राइंगल ओ पी ए, अगर इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा लिखूं तो परपेंडिकुलर कितना है, ये देखिए रेडियस के इक्वल होगा यानी आर। हाइपोटेनियस 90 के सामने होता है, आर ये है आर ये है, तो प्लस कितना हुआ 2r। ये आर आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा आया 1/2, तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो ये पॉइंट पी का एंगुलर पोजीशन हमने निकाल दिया। तो इस टाइप से जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा। अब जैसे एक प्रॉपर्टी मैंने ये बताई थी पी पॉइंट पर, मान लो मैं बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल और लेना चाहता हूँ। सपोज सर्कुलर मोशन में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो मुझे एक कोई ऐसा डायग्राम दिखाई दिया, यहाँ पर है, ये बना हुआ है, और एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, बस इतना गिवन है। अब देखो मान लो ये कहा जाता है कि ये पॉइंट आपका बी है और यहाँ से जो ये एंगल है वो 70 डिग्री है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। यहाँ पर एक पॉइंट सी है और बी सी ए। मैंने ये एग्जांपल 3 बना दिया। बच्चों जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है, तो जिनमें सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम आ रही है अच्छे से देखो। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ
ये एंगुलर पोजीशन आप मुझे बताइए बी का। तो न्यूमेरिकल में ये जरूर चेक करना कि मैं निकाल तो दूंगा बट मेरा आरपी कौन, आरपी यानी रेफरेंस पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ सी है, फिर आप ये जानना चाहोगे कि रेफरेंस लाइन कौन सा है, क्योंकि जब तक रेफरेंस लाइन नहीं होगी हम एंगुलर पोजीशन नहीं बता सकते। मींस एंगुलर पोजीशन विल डिपेंड ऑन टू थिंग्स, नंबर वन रेफरेंस पॉइंट, नंबर टू रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन अगर मैं बोलता हूँ कि सी ए है, अब बताइए, तो रूल अपना वही है, सबसे पहले जिसका एंगुलर पोजीशन जानना है उसको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करिए। ये सीधी लाइन पोजीशन बताएगी, मुझे पोजीशन नहीं जाननी है, मुझे एंगुलर पोजीशन जाननी है, उसके लिए चाहिए रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन मैंने क्या दिया है सी ए, तो अब सी ए से मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ये वाला जो डायरेक्शन मुझे बतानी होगी, डायरेक्शन क्या है बेटा, एंटी क्लॉक वाइज। अब मुझे इसका एंगल जानना है, तो मैंने अभी क्या बताया था, सेंटर से जो एंगल थीटा बनता है उसका जस्ट हाफ एंगल यहाँ बनेगा। ये 70 है, तो यहाँ पर जो एंगल आने वाला है वो कितना होगा, इसका हाफ करो 35 डिग्री, यानी पार्टिकल पी का जो एंगुलर पोजीशन है वो होगा 35 डिग्री। अब देखो अनदर थिंग, अब देखो इसमें बच्चा लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, काफी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें देखो हमें जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था तो हमारे पास एक चीज होती थी फाइनल माइनस इनिशियल, ये एक सिंपल लाइन है जो डिस्प्लेसमेंट देने वाली है। अब अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो मैं यहाँ से चलूं, एक मेरे पास कोई पॉइंट है पी और यहाँ पर मेरा पॉइंट है ओ, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, मैंने लिखा आई से, और यहाँ पे कहीं इसका फाइनल पोजीशन है। मैं जानना चाहता हूँ इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का रूल वही रहेगा जो रेक्टिलिनियर मोशन का है। क्या है वो रूल, वो रूल ये है कि सबसे पहले मुझे इनिशियल पोजीशन जाननी है, तो इनिशियल पोजीशन जानने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये पोजीशन बताएगा इनिशियल। अब मुझे जानना है इसका फाइनल पोजीशन, तो मैं फाइनल पे एक लाइन बना दूंगा, ये फाइनल पे चले गए। पर ये एंगुलर पोजीशन तो नहीं हुआ, क्यों, एंगल निकालने के लिए मुझे रेफरेंस लाइन चाहिए। अब देखना मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट बनाया ए, ये ए एक लाइन है एक्स एक्सिस पर, वो हमारा आरपी है। देखना मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, अब मैंने ये इनिशियल पोजीशन का जब एंगल जानना चाहा, तो बच्चा लोग आराम से बता सकते हो कि जब पी के ऊपर एक लाइन और बनाओगे, सर रेफरेंस लाइन भी वही है, तो इसका जो इनिशियल एंगुलर पोजीशन होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक। लेकिन जब मैं यहाँ से आगे जाऊंगा, ये मान लो ये 30 डिग्री है, रेंडमली मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर जो एंगुलर पोजीशन आएगी फाइनली वो 30 डिग्री आएगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डेल्टा थीटा का मतलब होगा फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो फाइनल एंगुलर पोजीशन इसका कितना है 30 डिग्री, इनिशियल कितना है 0 डिग्री, तो मैंने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी लेकिन इसमें असली चीज नहीं आई है, मुझे एंगुलर पोजीशन जानने के लिए किस चीज की जरूरत थी, रेफरेंस लाइन की। लेकिन क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए हमें रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जरूरत है, तो इसको ट्रायल करो। मान लो एक बच्चे ने बोला कि सर मैं ये मानता हूं पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पर लिखता हूँ बी, और ये बोलता हूँ कि अब ये रेफरेंस लाइन लो। पहले हमने रेफरेंस लाइन इसको लिया था, यानी ये मेरा RL1 था, RL1 यानी रेफरेंस लाइन 1, और इनिशियल पोजीशन पी पर ही है, फाइनल पोजीशन यहाँ पर ही है। अब बताइए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेकिन रेफरेंस लाइन अब ओ ए नहीं है, अब ओ बी है, तो चेक करते हैं। देखिए जहां पर ये पार्टिकल है, तो यहां से जब मैं इसका एंगल निकालूंगा, ये वाला, ये एंगल मान लो मैंने कोई भी एक एंगल यहाँ पर ले लो, जैसे मान लो मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो अब देखना
मुझे निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल एंगल मुझे कितना मिलेगा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि पी पॉइंट का जो ये पोजीशन है वहां से मुझे इस रेफरेंस लाइन से कितना रोटेट करना पड़ा, 60। तो मेरा इनिशियल एंगल 60 आया। अब मुझे ये जानना है कि फाइनल एंगुलर पोजीशन क्या है। और फिर मैं बोल रहा हूँ एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए रेफरेंस लाइन से ही चलना होगा। तो जब रेफरेंस लाइन से हम लोग ऐसे चल के यहाँ पर पहुंचेंगे तो देखिए एंगल कितना होगा, 60 + 30 यानी 90। तो अब इस केस में अगर मैं पूछूं कि बेटा ये बताओ फाइनल एंगल क्या है, आप बोलोगे सर 90। तो अब ये फॉर्मूला कहता है फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल रखो। जब सॉल्व करोगे तो देखिए फिर से आ गया 30, और ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसके डिस्कशन 1 में हमने ये सीखा, तो रेफरेंस पॉइंट क्या जरूरी है, रिक्वायर्ड है हमारे लिए, तो आंसर होगा यस। अब दूसरा क्वेश्चन आया, क्या रेफरेंस लाइन जरूरी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो आंसर है नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हमने क्या सीखा, इन द केस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन। ये हमने इससे देखा। दूसरा, रेफरेंस लाइन से फर्क पड़ता है, उसको जैसे अगले में देखते हैं। अब इसको थोड़ा ऐसे देखो, ये पॉइंट ओ है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था और ये मेरा फाइनल पोजीशन था। ये ओ रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन की जरूरत हमें नहीं है, जो भी एक हो गई बस वो बनी रहेगी। ये वाला एंगल अगर मैं मानता हूं कि θ1 है, अब मैं ये O1 पोजीशन को थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ। देखना, मैं यहाँ पर ले आया O2 को, मैंने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन को पीछे खिसका दिया। तो अब मैंने यहाँ से ये जानना चाहा कि अब एंगल कितना होगा। ये देखिए दोनों को ज्वाइन कराया। जैसे ही मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा तो अब देखना, अब मुझे ये एंगल चाहिए, ये θ2 है। ठीक, मान लो मैं और समझने के लिए मैंने इसको और पीछे खिसका दिया। किसको? रेफरेंस पॉइंट को मैं खिसका रहा हूं। अब देखिए मैं यहां से चला गया। अब इससे ऑब्जर्व करो बच्चा लोग कि ये क्या देख रहे हो तुम। अगर ध्यान से इस एंगल, ये एंगल जो बने हुए हैं, अगर मैं इनको देखूं तो θ1 θ2 से बड़ा दिखाई दे रहा है, θ2 θ3 से बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब θ3 θ2 से छोटा है और सबसे बड़ा θ1 है। मतलब एंगल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो रेफरेंस पॉइंट बदलने से एंगल बदलेगा, लेकिन रेफरेंस लाइन बदलने से एंगल नहीं बदलेगा। तो और ये इनिशियल पोजीशन पर हमारा एंगल 0 है, फाइनल पर ये θ1 है। तो हम ये देख रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रेफरेंस पॉइंट के बदलने से बदलेगा। अगर रेफरेंस पॉइंट दूर जा रहा है तो वो कम होने लग जाएगा, पास आ रहा है तो बढ़ने लगेगा। और वैसे भी हमें ये पता है कि जो थीटा होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। इफ रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज देन थीटा विल डिक्रीज। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं इसको R1 लिख दूं, इसको R2 लिख दूं, इसको R3 लिखूं, तो ये रेडियस बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जा रहा है। यही रीजन है कि जैसे हम जब ट्रेन में बैठते हैं, कभी ध्यान से देखा होगा, तो जो प्लेटफॉर्म पे चीजें होती हैं उनको हम सर निकाल के ऐसे देखते हैं, फट से हमें ऐसे सर अपना घुमाना पड़ता है। ये जो घुमाना है ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि ट्रेन जब निकलती है तो एक ट्रॉली दिखाई देती है प्लेटफॉर्म पे, और बहुत जल्दी वो हमारे से सामने दिख रही थी, लेफ्ट में चली गई। तो उस ट्रॉली का और आपका रेडियस बहुत कम है, जिससे कि एंगल बहुत ज्यादा डाइवर्ट हुआ थोड़े से टाइम में। लेकिन उसी के साथ अगर बहुत दूर देखो, पेड़ों को देखो, तो अच्छे से दिखते हैं, ये आया ये गया। उसके बाद कोई पहाड़ देखो बहुत दूर, तो ऐसा लगता है वो हमारे साथ में चल रहा है। क्यों? क्योंकि रेडियस इतना बड़ा हो गया है कि उसका एंगुलर पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर मून को देखो नाइट में, जैसे खिड़की पे बैठ जाओ और सामने मून यानी चंद्रमा दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि वो ट्रेन चल रही है पर वो हमारे साथ 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 खड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस इतना ज्यादा हो चुका है कि उसको एंगल बदलने के लिए 10 से 12 घंटे की जरूरत है। तो हमें वो ऑब्जर्व ही नहीं होता। अब कोई ऐसा ट्रेन में तो बैठा नहीं होगा कि पता लगा ट्रेन में चिंटू जाके बैठ गया और 12 घंटे तक मून को देख के रह गया। ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब रेडियस के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कम होने लगता है। जितना एंगल कम होगा, जितना
रेडियस कम होगा उतना एंगल ज्यादा होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें ज्यादा समझ में आएगा। एक चीज तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये हो गई। अब दूसरा एक और जरूरत पड़ती है कि जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हमेशा बेटा ये ध्यान रखना कि 180 डिग्री का वैल्यू पाई के इक्वल होगा। ये बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, बट मैं रिपीट कर दूं क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बेसिक्स पर है। तो अगर मैं पूछूं 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो पाई अपॉन 180 के होगा। अगर मैं पूछता हूँ 60 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आने वाला है, पाई बाई 3 आएगा। किसमें, रेडियन में आएगा। इसका बस ऐसे आंसर रखो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा चिंटू लिखा, ठीक, और आगे लिख दिया डिग्री, तो फॉर्मूला कैसे होगा, पाई अपॉन 180 इंटू चिंटू, ऐसे। और ये जो यूनिट है ये डिग्री है, लेकिन जो इधर यूनिट आएगा वो रेडियन आएगा, क्योंकि जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे तो एसआई सिस्टम में उसका जो यूनिट लिया गया है वो रेडियन लिया गया है। तो कोई भी एंगल हमें दिया जाएगा उसको रेडियन में बदलना जरूरी हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के दिमाग में रखना है कि कोई भी एंगल है हम उसको रेडियन में कैसे बदलेंगे। अब इसमें एक बात हमें और करनी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए डायरेक्शन में क्या होगा, थोड़ा सोचो। मैं डायरेक्शन की बात करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ऐसे चला, एक एक करके। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तभी ये मजा आने वाला है इस चैप्टर में जब बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। पार्टिकल जब यहाँ से चलेगा तो उसका वेलोसिटी यहाँ v1 होगा। अब यहाँ पर पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी v2 यहाँ होगा। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जानते हो किस चैप्टर में मिलेगा, रोटेशनल मोशन में और 12th में मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट में। सबसे ज्यादा सर्कुलर मोशन का यूज वहीं पर होगा, तो ध्यान से देखना। अब इसका अगर मैं डायरेक्शन इसका वेक्टर बनाऊं तो मुझे वेक्टर का डायरेक्शन ये बताना पड़ेगा, इसको बनाऊं तो यहाँ बताना पड़ेगा, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। ये तो वो पोजीशन है जो हमने क्वाड्रेंट पर ली है। पार्टिकल हर सेकंड अपनी जगह बदलेगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं सबका वेक्टर डायग्राम बनाऊं, नहीं बना सकते। लेकिन ये वेक्टर है तो मुझे बनाना भी है। अब यहाँ पर अपना सर पकड़ लो कि सर इतने वेक्टर मैं बना नहीं सकता, ये वेक्टर तो बनाते बनाते हम लोग थक जाएंगे, तो इतने सारे वेक्टर में बना, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें साइंटिस्टों ने सोचा है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा और हर सेकंड में अपने वेक्टर की डायरेक्शन को बदलेगा, तो आई कैप जे कैप अगर मैं बनाने बैठ जाऊं तो लेबर करने पड़ जाएंगे, हजारों मजदूर लगाने पड़ेंगे। अबे भाई मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स, मेरे वेक्टर बना, इसको कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, एक्सियल वेक्टर। ये आगे और भी पढ़ोगे, अभी फिलहाल मैं इसका नाम लिए दे रहा हूँ एक्सियल वेक्टर। अब ये एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, ये वो वेक्टर होते हैं जो एक्सिस के अलोंग होते हैं, यानी अलोंग एक्सिस। बस इतना। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जब भी ऐसा दिखाई दे तो पार्टिकल जब रोटेट करेगा तो उसका क्या होगा, या तो वो ऐसे चलेगा, यानी ऐसे अगर चला तो हम उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज है। अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है तो मैं बोलूंगा क्लॉकवाइज है। अपनी वॉच को देखो, वो बता देगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट हैंड थंब रूल, यानी अगर इसको, ये जो फिंगर है इसको बोला जाता है कर्ल फिंगर, यानी फिंगर को ऐसे फोल्ड करो, तो ये देखो थंब मेरे फेस की तरफ आ रहा है। तो यानी इसमें, अब इसमें समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब मैंने माना कि इसके अंदर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है और मेरी तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस पर मैंने एक कील को अंदर इंसर्ट कर दिया और किसी को घुमाने लग गया। तो इसका सेंटर किस एक्सिस के अलोंग है, तो आंसर है सर एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट बोर्ड के अंदर है और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट बोर्ड के बाहर है, तो ये एक्सिस हो गई। तो मुझे इसमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो वो बोला जाएगा एक्सियल वेक्टर। अगर मैं बोलूं कि ये जेड एक्सिस का माइनस पॉइंट अंदर है, पॉजिटिव जेड बाहर है, तो एक्सियल वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अगर मैं बोलूं ये वाई अंदर है और आधा वाई बाहर है, तो ये वाई एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। अब इसमें करो क्या, अपने हाथ को ले जाओ और कर्लिंग फिंगर, यानी ये वाली फिंगर उस तरफ करो जिधर ये घूम रहा है। सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज लूं तो ये फिंगर सही है, तो थंब बताएगा ऊपर, यानी थंब ये बता रहा है कि इस सर्कुलर मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो आपके फेस की तरफ होगी।
और अगर ये उल्टा घूमने लगे, यानी अगर मैं इसी को ऐसे बता दूं कि अब ये ऐसे घूम रहा है, इधर घूमने का मतलब है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अब हम लोग कोई इंसान है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो है नहीं कि उंगलियां अपनी अब मान लो यहाँ पर आया, कोई बच्चा आया और उसने बोला नहीं, यस आया, यस ने बोला कि नहीं मैं तो अपनी उंगलियां तोड़ के ऐसे निकाल दूंगा, क्या ये पॉसिबल है? उंगलियां टूट जाएंगी तो पढ़ेगा कैसे, इंजीनियर बनेगा कैसे, डॉक्टर बनेगा कैसे? तो ये तो हो नहीं सकता। आप लगे परेशान, क्या करूं क्या करूं, अचानक दिमाग में आया अरे हो सकता है यार ऐसे कर दो, ऐसे घूम जाएंगी, तो इसका मतलब है थंब अंदर चला गया। तो अब जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमें ऐसे बताना पड़ेगा, थंब बताएगा बोर्ड के अंदर। तो अब अगर मैं बात करूं एंटी क्लॉकवाइज की, तो एंटी क्लॉकवाइज में कर्लिंग फिंगर थंब इधर होगा हमारी तरफ, तो अब इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलो, या इसका दूसरा नाम रखो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक, या इसको पॉइंट से शो करो। हर बुक अलग अलग तरीके से बताएगी। कोई बोलेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। देखिए अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा सर्कल है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन बताइए। तो अगर एक्स एक्सिस नाम लिया गया है तो एंटी क्लॉकवाइज में मैं बोलूंगा कि मेरा जो थंब है वो मेरी तरफ है, मतलब डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरे में क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ आउटवर्ड डायरेक्शन है तब भी चलेगा। तीसरा ये है कि मैं एक सर्कल बना के एक पॉइंट बना दूं, पॉइंट, तो पॉइंट ये बताएगा कि बाहर की तरफ है। यही मोशन अगर मैं बोलूं कि इसका उल्टा हो रहा है, जो ऊपर बना है क्लॉकवाइज, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, तो थंब अंदर है। अब मैं बोलूंगा इसकी डायरेक्शन क्या है, तो पहला आंसर होगा मैं बोलूंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बोलूंगा तो माइनस आई कैप बोलूंगा। दूसरा इसको कोई बुक लिख सकती है कि इनवर्ड है, ये भी चलेगा। थर्ड ये क्रॉस बना के सर्कल में बंद कर दिया तो इसका मतलब भी अंदर। तो इस टाइप से हम, एक चीज और, कुछ बच्चों को ये लगेगा कि अंदर डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये पहिया यहाँ घूमेगा और घूमते हुए बोर्ड के अंदर घुस जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। अगर ये इधर घूम रहा है तो घूमता हुआ हमारी तरफ आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अंदर डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट अंदर होगी, मतलब सर्कल कॉपी के अंदर घुस जाएगा। यस बैठ के पढ़ रहा था, डायरेक्शन आया अंदर, पता लगा पूरा जो सर्कल बनाया था वो कॉपी के अंदर घुस गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन अंदर होगी, वो अंदर घुस नहीं जाएगा। ये एक साइन कन्वेक्शन बनाई गई, और क्यों बनाई गई उसका रीजन ये था कि हम हर पॉइंट पर वेक्टर नहीं बना सकते, तो उससे बचने के लिए एक्सियल वेक्टर बनाया, और राइट हैंड थंब रूल दिया कि उंगलियां रखो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे कर देना, और या थंब जो होगा वो आपको डायरेक्शन बताएगा। तो ये था इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन। अब इसमें ये देखो कि अगर हमें मान लो इसमें क्वेश्चंस आएंगे, फिर और आगे चलना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करोगे? तो अगले पेज पर इसको ले लेते हैं। ये ऐसे देखो, मैं मान लो यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि जितना अच्छा डिस्प्लेसमेंट जिसका क्लियर है उसका वेलोसिटी क्लियर है, वेलोसिटी क्लियर है तो एक्सेलरेशन क्लियर है, उसके बाद फोर्स का नंबर आ जाता है, एक एक करके वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखो, एक पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ पहुंचा, अब मुझे सारी चीजें पता हो गई, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इसका रेडियस है, ये ओ है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया, मैंने पूछा कि ये वाला जो थीटा है बेटा मुझे ये बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा थीटा। आप बोलोगे सर इसमें क्या करना है, फाइनल एंगल लूंगा इनिशियल एंगल लूंगा। फाइनल एंगल कितना है, थीटा। रेफरेंस लाइन हमें लेना पड़ेगा तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ले लूंगा, तो पहले जीरो था, यानी ये थीटा आ गया। ठीक। अब इसमें अगर ये पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ कितना हुआ, तो अब देखो यहाँ पे फंस जाओगे। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर बच्चों के डाउट आने शुरू होते हैं। ये वाली जो लाइन देख रहे हो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, बट ये ध्यान रखना ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना आगे बात करूंगा, अभी नहीं। अभी मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो मैंने निकाला वो था थीटा। तो फिर ये वाली जो रेड कलर की लाइन है ये क्या है, ये है आर्क लेंथ। तो ये थीटा से कैसे निकाली जाएगी, अगर मैं इसको एल लिख दूं तो ये होगी एल बाई आर। अगर मैं एल का वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना होगा, आर थीटा। पर ध्यान रहे ये जो एल है ये डिस्टेंस है, आर्क लेंथ है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है।
और ये जो सीधी लाइन आ रही है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो ये थीटा है ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर मैं इसको एक ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ, एक अगर क्लास में तुम लोग सामने होते, ये कोरोना पेंडेमिक नहीं होता, तो उसमें क्वेश्चन पूछता कि एक कंप्लीट सर्कल हो रहा है, कोई एक पार्टिकल है जो अपना पूरा राउंड कंप्लीट करता है, तो मुझे ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता। बोर्ड पे लिख के पूछा जाता, बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता, अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो मतलब लीनियर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता, और थर्ड में इसमें ये पूछता कि बताओ डिस्टेंस क्या है। अब बेटा यहाँ से ये पार्टिकल चला ए से, तो ओ सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करेंगे, तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया ओ। रेफरेंस पॉइंट कौन है, सेंटर। रेफरेंस लाइन कहाँ पर है, तो ओ ए के अलोंग है। तो जब ये पूरा राउंड लेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। कुछ बच्चे जल्दी में जीरो बोल देते हैं, तो बेटा सुनो, जो डिस्प्लेसमेंट है ए से चला और ए पर ही वापस आया, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसका आंसर हुआ जीरो। लेकिन अगर आप ओ पे खड़े हो जाओगे रेफरेंस पॉइंट पर और ओ ए को रेफरेंस लाइन लोगे, फिर निकालोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे, ए से चलोगे पूरा राउंड लेते लेते कितना रोटेट किया करोगे, तो आंसर मिलेगा 2 पाई चलूंगा। तो ये 2 पाई क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। पूरा राउंड चलने के लिए डिस्टेंस कितना हुआ, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ निकाला जाता है रेडियस इंटू थीटा यानी एंगल, तो एंगल पूरे राउंड में चलोगे 2 पाई। मैंने पहले ही बोल दिया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन होता है, इसलिए उसको 2 पाई रेडियन में लिखना जरूरी है। तो डिस्टेंस कितना आएगा, 2 पाई आर। देख लो, डिस्टेंस 2 पाई आर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0। और इसी में क्वेश्चन बनने लग जाते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सारा कुछ आने वाला है, तो हमें अच्छे से पता हो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा और डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। क्यों, अगर मैं लीनियर वेलोसिटी निकालूंगा तो 0 आने वाली है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज निकालूंगा तो 2 पाई समथिंग आएगा, टाइम के साथ डिवाइड करोगे, और डिस्टेंस के साथ स्पीड का रिलेशन है तो वो 2 पाई आर से रिलेटेड कुछ आने वाली है। वो तभी बता पाओगे जब एकदम पिक्चर क्लियर हो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है। अब अगर इसी को मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन यहीं पे पूछ लूं थोड़ा क्लैरिटी के लिए, एग्जांपल, कि मेरे पास एक वॉच है और उस वॉच का ये नीडल है, कोई भी वॉच है उसमें 3 नीडल होते हैं, अगर मैं मानता हूं कि ये वाला नीडल सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड का मतलब पुराना नहीं, सेकेंड वाला, और ये वाला है मिनट हैंड, और तीसरा वाला नीडल है आवर हैंड, और मैं पूछूं कि इफ इट इज कंप्लीटिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर ये एक चक्कर पूरा लगाता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है आवर हैंड का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है मिनट हैंड का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है सेकेंड हैंड का। तो कई बच्चे इसमें और कितने टाइम में बताना है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो फाइंड थीटा एच यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, और बताना है इन 12 आवर्स। अगर मैं पूछता हूँ 12 घंटे में जो तीनों नीडल हैं उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अगर मैं 12 घंटे में आवर पर आऊं तो इस नीडल को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। अगर 12 घंटे बाद डिस्प्लेसमेंट पूछना है तो अच्छी तरह पता है कि जो घंटे वाली आवर वाली नीडल है 12 घंटे में अपना एक राउंड पूरा करेगी, तो एक राउंड पूरा करने का मतलब है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा 0, डिस्टेंस कवर करेगी 2 पाई आर। इसी तरह अब जब मैं मिनट वाले पर जाऊंगा तो मिनट वाली सुई यानी ये 2 पाई तो वन राउंड में, क्योंकि बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं कि सर अगर 2 राउंड हुए तो भी डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, 3 राउंड हुए तब भी 3 पाई, ये कंफ्यूजन आ जाता है। तो मिनट वाली नीडल 1 आवर पूरा करने के लिए पूरा राउंड लगाएगी, 2 आवर पूरा करने में 2 राउंड लगाएगी, तो 12 आवर पूरा करने में कितने राउंड लगाएगी, 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 पाई, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 24 पाई। और ये ध्यान रखना रेडियन लिखना होगा, यहाँ भी रेडियन लिखना होगा। अब मैं फिर पूछूं कि बताओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आंसर फिर 0 आ जाएगा,
अब मैं पूछूं डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस में क्या करोगे, ध्यान रखना 12 राउंड, एक राउंड में ये 2 पाई आर, एक राउंड में 2 पाई आर, तो 12 राउंड में कितना, 12 इंटू 2 पाई आर, ये होगी लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 12 इंटू 2 पाई रेडियन। अब सेकंड पर आ जाइए, तो सेकंड में क्या होगा, 2 पाई होगा ये, और एक मिनट में सेकंड होते हैं 60, और ये पूरा राउंड लगा रहा था 12। तो इन सबका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी 1440 पाई, ये क्या है, रेडियन। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड हैंड। अब मैं अगर इसी में पूछूं सेकेंड हैंड वाले में कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने लीनियर पूछ लिया तो फिर 0 हो गया। अब मैंने पूछा बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, तो एक राउंड में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 2 पाई आर। अब इसमें देख लो, लेकिन ये कितना हो रहा है, तो यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा 60, फिर लिखना पड़ेगा 12, तो ये इतना डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में कि हम कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अपने माइंड में खुला रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी है नहीं भी है, डिस्टेंस है और नहीं भी है। तो ये ध्यान रखना होगा एंगुलर पोजीशन कैसे आता है, डिस्टेंस कैसे आती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है। अब इसके बाद हम लोग जो अगला डिस्कस करेंगे वो है एंगुलर वेलोसिटी, और इसको बहुत अच्छे से देखना है। एंगुलर वेलोसिटी में काफी डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी।